हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना खेमनी चक से। और आज हम लोग 70 में 70 सीरीज का एससी चैप्टर का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव देखेंगे मेरे बच्चों। यानी हम लोग का 7वां चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 8वां 9वां करके पूरा फिजिक्स खत्म कर लेंगे। प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कर लीजिएगा नए वाले स्टूडेंट, पूरे वीडियो का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं जल्दी से क्लास को, बिना किसी समय को गंवाए हुए। अच्छा, एक चीज और, जो नए वाले स्टूडेंट है ना, वो प्ले स्टोर से नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करिएगा। ये न्यू वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ओल्ड वाला है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पिछले तक 21 क्वेश्चन देख चुके थे पिछले सेट में। 22 से देखिए, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। मतलब कि यांत्रिक मतलब समझते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी किसमें हम कोई चीज को घुमाते हैं किसी चीज से तो हुआ मैकेनिकल एनर्जी, और करंट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किस डिवाइस में घुमाने से वो करंट में बदलता है, तो आप लोगों को पता होगा डायनेमो। देखिए डायनेमो और मोटर में अंतर है। मोटर में क्या होता है कि हम लोग करंट देते हैं, जैसे फैन वगैरह में मोटर लगा हुआ रहता है, तो करंट देते हैं तो वो घूमता है फैन। यानी कि कहने का सेंस ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलता है मोटर। लेकिन डायनेमो जो होता है ना, वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। डायनेमो बोलिए या जनरेटर बोलिए, उसमें घूमता है तो करंट बहता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डायनेमो, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद अगला 23, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही ना। डायनेमो में ये होता है कि घूमने से, जब घूमता है डायनेमो तो उसका कुंडली जो होता है कॉइल, उसमें फ्लक्स बदलता है और वोल्टेज के कारण करंट उत्पन्न होता है। तो फ्लक्स बदलने के कारण जो करंट उत्पन्न होता है उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बच्चा जी। इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का बाटहीन घटक क्या होगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में मेरे बच्चों कि मान के चलिए धारा इधर है, ठीक, अब वोल्टेज इधर है, ठीक, और दोनों के बीच कलांतर यानी फेज डिफरेंस फाई है। कह रहा है एसी सर्किट में जो हमारा फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच फाई है, तो वाटलेस करंट क्या होगा। आप लोग को पता होगा वाटलेस करंट को बाटहीन धारा भी बोलते हैं या शक्ति विहीन धारा भी बोलते हैं। तो क्या होगा, तो देखिए, तो अगर आप पावर की बात करेंगे शक्ति का, तो क्या होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो कहने का मतलब पावर में सिर्फ I कॉस फाई ही भाग लेता है। करंट का जो इधर घटक मिलेगा, आई का इधर कंपोनेंट मिलेगा आई कॉस फाई, यही सिर्फ भाग लेगा पावर में। बल्कि ऊपर जो कंपोनेंट आई का इधर मिलेगा आई साइन फाई, आई का इधर आई कॉस फाई, इधर आई साइन फाई, ये पावर में भाग नहीं लेता है। इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों बाटहीन धारा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है। तो देखिए, तो आप सुने होंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक रेजोनेंस होता है उस समय एसी सर्किट यानी LCR सर्किट में सबसे ज्यादा करंट होता है। और करंट सबसे ज्यादा तब होगा जब इंपेडेंस Z की वैल्यू सबसे कम होगी। ये कुछ बातें मैं पॉइंट बता रहा हूं, अगर पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज न भी समझ में आ सकता है। तो और Z सबसे कम तब कब होता है, जब आपको याद होगा कि XL की वैल्यू और XC की वैल्यू बराबर हो। तो डायरेक्टली उतना मत याद रखिए, इतना याद रखिए कि LCR में विद्युत अनुनाद यानी इलेक्ट्रिक रेजोनेंस होने के लिए ना XL और XC बराबर होना चाहिए। XL की वैल्यू ओमेगा L होती है और XC की वैल्यू 1/ωc, यानी ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी मेरे बच्चों फ्रीक्वेंसी भी पूछता है, यहां से आप निकाल ओमेगा भी निकाल सकते हैं। देखिए इधर इंटू करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC आ जाएगा इधर, और ओमेगा निकालेंगे तो 1/√LC, इधर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में यही पूछता है। ओमेगा निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये वही क्वेश्चन आ गया, देखिए है ना कि LCR में ओमेगा का वैल्यू कितना हो ताकि शिखर मान यानी करंट सबसे ज्यादा हो। तो इसके पहले बोल रहा था रेजोनेंस के लिए कंडीशन पूछ रहा था, यानी कि विद्युत अनुनाद। तो विद्युत अनुनाद में ना यही सबसे ज्यादा होता है, करंट सबसे ज्यादा होता है। तो कभी कभी बोलेगा करंट सबसे ज्यादा हो, कभी कभी बोलेगा विद्युत अनुनाद। तो उसके लिए अभी मैंने बताया कि ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा LC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति कितना होना चाहिए। तो देखिए ओमेगा तो निकल ही गया,
अनुनाद के लिए ओमेगा तो निकाल ही दिए हम लोग। तो अगर हम आप लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट अंडर एल सी, नीचे में 2 पाई, सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां से 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एल सी। ठीक है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों क्या, ए। 27 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 28 का मेरे बच्चों, अच्छा इससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे क्वेश्चन ऑफ द डे बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर बताए भी है, काफी अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्रकत्व का यानी सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर यानी फेज डिफरेंस क्या होगा। देखिए अभी हम अनुनाद यानी कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में बताएं बच्चों, क्या कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में करंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यही बताया कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी होता है, वहां से ओमेगा की वैल्यू बताई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब रेजोनेंस होता है ना, उस समय जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। कितना होता है फेज डिफरेंस, 0 0 0। ठीक है, यानी इसका सही आंसर 28 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा बच्चों। चलिए 29 नंबर देखिए, एलसीआर में परिपथ धारा क्या होती है। तो देखिए एलसीआर सर्किट में परिपथ धारा आगे भी हो सकता है पीछे भी, यानी लैगिंग भी हो सकता है और लीडिंग भी मेरे बच्चों, समझ रहे हैं ना, यानी आगे या पीछे किधर भी हो सकता है। एलसीआर में ध्यान दीजिए, अगर एलसी बोलेगा तो या सॉरी अगर एलआर बोलेगा, एलआर तो उसमें हमेशा वोल्टेज आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा। और वहीं अगर सीआर बोलेगा बच्चों, तो सीआर में याद रखिएगा कि हमेशा हमारा वोल्टेज पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगा। इसमें करंट आगे रहेगा सीआर में, एलआर में वोल्टेज आगे रहेगा, लेकिन एलसीआर ही जनरली पूछता है, उसमें करंट या वोल्टेज आगे या पीछे कुछ भी हो सकता है। 29 के बाद अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, तप्त धारा मीटर से क्या नापा जाता है, ये आरएमएस वैल्यू, यानी सी हो जाएगा ये मूल औसत वर्ग धारा, तप्त धारा मीटर से, यानी 30 का सही आंसर सी होगा। चलिए 31 नंबर, कभी कभी तप्त वोल्ट मीटर भी पूछता है, तो उससे भी वही आरएमएस वैल्यू ही नापा जाता है वोल्टेज का। एक प्रतिरोधक के आर पर प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जाता है किससे, तप्त वाले से, इसका आंसर बी हो जाएगा, हॉट वायर वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, घरेलू के लिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या धारा का शून्य होने का फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितना होगा। देखिए घर में जो हम लोग करंट यूज करते हैं उसका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, तो करंट 0 होने का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 100 ना, क्योंकि देखिएगा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितना वेग उत्पन्न हुआ, कितना तरंग उत्पन्न हुआ धारा का। तो यहां से यहां एक तरंग बोलते हैं, फिर उसके बाद अगला दूसरा तरंग। तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब यह हुआ कि एक सेकंड में टोटल ऐसे 50 वेव उत्पन्न हुआ होगा। सही बोल रहा हूं क्या, देखिए तो एक सेकंड में तो एक वेव हो गया यहां से यहां, फिर दूसरा वेव, ऐसे 50 वेव, लेकिन 0 होने का पूछ रहा है। तो देखिए तो एक वेव के अंदर 2 बार 0 होता है करंट, नहीं, एक बार यहां एक बार यहां, फिर एक बार यहां एक बार यहां। तो सोचिए कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी एक सेकंड में 50 वेव उत्पन्न हुआ, और एक वेव के अंदर 2 बार 0 हुआ, तो एक सेकंड में कितना, मतलब कितना बार 0 हुआ होगा, 100 बार। 50 वेव और हर एक में 2 बार, तो 100 बार। सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, संधारित्र के प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति के साथ क्या होता है। देखिए संधारित्र का पूछ रहा है, तो संधारित्र का कितना होता है प्रतिघात, बताइए, 1 बाई ओमेगा सी, यही होता है ना, देखिए यही ना होता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति के साथ क्या होगा, बढ़ने या घटने तो नहीं लिखा है। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऊपर नहीं लिखा हुआ है। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेज, अच्छा कह रहा इसकी वैल्यू कब कमेगी, तो जब ओमेगा बढ़ेगा तब, दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, नीचे एक ऊपर एक नीचे है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती ना, तो नीचे वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी ओमेगा मेरे बच्चों कहने का मतलब बढ़ेगा। तो 33 का सही आंसर हमारा यहां हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ऑब्वियस ही बात, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि 1 बाई ओमेगा सी होती है, कैपेसिटर ही तो कर संधारित्र, क्या प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा के, दोनों क्वेश्चन ही उल्टा है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा के बढ़ने के साथ दिया है, ठीक है। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर
यहाँ इंक्रीजेज कर लिए, मतलब कब इंक्रीज होगा इसकी वैल्यू, तो जब ओमेगा घटेगा तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34, क्यू गुणांक, क्यू फैक्टर कितना होता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर्मूला याद रखिएगा क्यू फैक्टर का। आप जो ऐसा वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे इसी में क्यू फैक्टर पढ़ा जाता है, पढ़े होंगे ग्राफ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा ये। बस 2-3 फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करा कि क्वालिटी फैक्टर, वही क्यू फैक्टर और शक्ति गुणांक की बीमाएं क्या होती है। क्वालिटी फैक्टर और ये आपका शक्ति गुणांक जो होता है पावर फैक्टर, इसका बीमा डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर हो या पावर फैक्टर हो, दोनों के दोनों कोण होता है, एंगल, कोण, मतलब जैसे समझते ना कॉस फाई, ये सेम। तो 35 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण का ही बीमा हो जाएगा, कोण नहीं होता है। कह रहा चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होगा। देखिए चोक कुंडली में ना एक्चुअली प्रेरक रहता है, इंडक्टर, चोक कुंडली में ऐसे इंडक्टर रहता है, और इंडक्टर में आप पढ़े होंगे कि 5 फेज डिफरेंस की वैल्यू 90 डिग्री होती है प्रेरक में, अगर सिर्फ प्रेरक हो तो 36 का सही आंसर ये हो जाएगा। 37 चोक, अच्छा शक्ति गुणांक पूछ रहा है जी, फेज डिफरेंस नहीं, शक्ति गुणांक cos फाई पूछ रहा है। फाई 91 है तो cos फाई, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका सही आंसर 0 होगा, ये नहीं होगा 0। हमें लगा फेज डिफरेंस यानी कलांतर पूछ रहा है, कलांतर 90 डिग्री होता है, और यानी फाई 90 डिग्री होता है, cos फाई पूछेगा तो cos 90 0 होगा। शक्ति गुणांक बोलते हैं cos फाई को। अगला संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक वहां भी 0 हो जाएगा, क्योंकि संधारित्र के लिए भी फाई 90 डिग्री होता है, तो cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति गुणांक की वैल्यू कहां से कहां होती है, 0 और 1 से बीच में, क्योंकि cos फाई को बोलते हैं ना, और फाई आपका 0 से 90 के बीच में होता है, तो 0 से लेके 1 के बीच में। 38 का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। शक्ति गुणांक cos फाई को बोलते हैं, और -1 से +1 मत बोलिएगा क्योंकि निगेटिव में नहीं होता। अगला, एक एसी स्रोत से संबंध प्रेरक के आड़े विद्युत वाहक बल एवं प्रेरक में जाती धारा का कलांतर। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर एंड वोल्टेज 90 डिग्री। अभी तो बताया था कि इंडक्टर के लिए जो चोक कॉइल वाला क्वेश्चन था 90 डिग्री होता है फेज डिफरेंस। इसका सही आंसर 90 यानी बी हो जाएगा, π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध के जैसा काम करता है। डीसी के लिए, एसी के लिए नहीं, डीसी धारा के लिए ना संधारित्र प्रतिरोध का काम करता है, क्योंकि आपको पता होगा संधारित्र में 2 प्लेट होता है, और जब हम इसको बैटरी से ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगा कि जो प्लस है उस पर प्लस चार्ज जमा होगा, जो माइनस है उस पर माइनस चार्ज जमा होगा, और इसके बाद अब धारा का प्रवाह रुक जाएगा, अब धारा नहीं बहेगा, बस। तो अनंत प्रतिरोध का काम कर गया। और वहीं अगर एसी जोड़ेंगे तो एसी में करंट बहता है, क्यों, क्योंकि अभी इधर प्लस मान के चलिए जमा हुआ, इधर प्लस इधर माइनस जमा हो जाएगा। अगला ही क्षण आपको पता है कि एसी से इधर जो प्लस था वो इधर शिफ्ट होगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो अब क्या होगा कि यहां वाला प्लस को यहां आएगा और यहां माइनस जमा होगा। तो इस तरह से एसी में क्या होता है कि एसी सोर्स का या स्रोत का ध्रुवता, पोलैरिटी बदलते रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस बदलते रहता है हर जगह पे। तो इस वजह से कभी धारा इधर, कभी धारा इधर, कभी धारा इधर, कभी इधर। तो जो संधारित्र है कैपेसिटर, वो एसी पे तो काम करता है, मतलब एसी से करंट हमेशा बहते रहता है, लेकिन डीसी के लिए जैसे ही संधारित्र यानी कैपेसिटर चार्ज होगा, करंट बहना बंद हो जाएगा। तो 40 का आंसर ये होगा। चलिए 41 नंबर 41 देखिए, कह रहा एलसी परिपथ को कहा जाता है। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, तो एलसी परिपथ को ऑसिलेटरी सर्किट कहा जाता है। ए 41 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा ए हो जाएगा। ओके, चलिए मेरे बच्चों, तो आशा करते हैं कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, खूब लाइफ में आगे जाइए, खूब बड़ा बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों, शेयर करिएगा, प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। थैंक यू।